So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. आज इस वीडियो में जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी 10-15 मिनट की, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ ही साथ आपको उसके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो भी आपको साथ साथ मिलते जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को और हमारे बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यू बन सकते थे, उन सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ रखा है, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रखा है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी हमारे टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल चैनल पे जाइए, टीजी पे, हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पे जाइए। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको योद्धा बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी। योद्धा बैच के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। वो बेसिकली जो आपकी योद्धा बैच प्लेलिस्ट है वो आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 पे बेस्ड ही है। उसी को ध्यान में रखते हुए वो प्लेलिस्ट हम लोग प्रिपेयर किए हैं, जिसमें आपके सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, उन सारे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड की गई हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पीडीएफ भी भेजे जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, तो अभी आप जाइए और उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए एंड डैम श्योर आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड हमारे गुडविल वैल्यूएशन के चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और वन बाय देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कुछ लोगों के बीच, जहाँ पे वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं कि ठीक है, हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है उसको इक्वली शेयर करेंगे, या हम उसको शेयर करेंगे आपस में। और कौन पर्सन हो सकता है, और बिजनेस को कैरी कौन कर सकता है? एक पर्सन करेगा कैरी, या सब मिलके एक साथ करेंगे? मतलब बेसिक कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेस है जहाँ पे आप लोग कई एक ग्रुप एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे उसमें ये एग्रीमेंट होता है कि आप ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा बिजनेस का हम लोग उसको शेयर करेंगे। और उस बिजनेस को कौन कैरी करता है? सारे मिलके कैरी करेंगे, या सबकी जगह पे मिलकर एक कोई कैरी करेगा? ये होता है आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस को कौन कैरी करता है? एक पार्टनर कैरी करता है या सब मिलके कैरी करते हैं? तो एक पार्टनर कब कैरी करता है? वो सबके स्थान पे मिलके अकेला वो कैरी करता है, या सारे पार्टनर एक साथ मिलके कैरी करते हैं? ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। मान लीजिए कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, तीन दोस्त एक साथ बनाए, ठीक है। तो तीन दोस्त एक साथ बनाए, तीनों पार्टनरशिप, और क्या बनाए कि ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम लोग इक्वली बांट लेंगे। अब प्रॉफिट एंड आपकी कंपनी चल रही है, चल रही 1 साल हुआ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। एक दोस्त आपका कह के कल चला गया कि ठीक है, मुझे कुछ काम है बाहर या किसी और कंट्री में, मैं जा रहा हूँ, कुछ महीने बाद आऊँगा। वो चला गया। अब उसके जगह पे दो पार्टनर उस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टनर चला गया, बिजनेस बंद हो गया। उसकी जगह पे दो पार्टनर कैरी कर रहे हैं ना उस बिजनेस को। अब मान लीजिए उसमें से एक और पार्टनर कहता है कि ठीक है, मुझे वो अभी तक नहीं आया, मैं जाता हूँ, उसको बुला कर लाता हूँ। वो भी चला गया उस कंट्री में। अब यहाँ पे जो एक आदमी बचा, वो तो इन दोनों तीनों के स्थान पे वो अकेला बिजनेस चला रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिजनेस जो फर्म है वो बंद हो गई। बेसिक कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस या तो सारे पार्टनर एक साथ चला सकते हैं, या सारों की जगह पे कोई एक आदमी भी बिजनेस को रन कर सकता है।
लेकिन अगर वो अकेला आदमी जो काम कर रहा था वो बिज़नेस में कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, मान लीजिए उसकी मैगी की कंपनी थी, वो उसने कोई ऐसी मैगी बना दी जो थोड़ी जहरीली टाइप की थी या पॉइज़नस थी, उसको खा के कोई आदमी मर गया। तो उसके जगह पे ये अकेला ज़िम्मेदार नहीं होगा, ये अकेला जो आदमी काम कर रहा था वो दोनों तो कह दिए कि सर हम नहीं थे, हम तो बाहर कंट्री में थे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ऐसा तो वो नहीं कह सकते। उसके लिए तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर गलती बस इसी की भी है तो भी वो तीनों आदमी आपके जो भी गलती की गई है उसके लिए वो तीनों आदमी रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट आपका कहाँ से आया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर रह सकते हैं? मिनिमम कितने पार्टनर रह सकते हैं? 2 पार्टनर रह सकते हैं। अगर एक अकेला, मिनिमम 2 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक अकेला आदमी बिजनेस फॉर्म करता है तो पार्टनरशिप नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि अकेला आदमी कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 एज पर रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनी रूल्स 2014। कौन से रूल के अनुसार? पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी, कंपनी रूल 2014 के रूल नंबर 10 के तहत आपके पार्टनरशिप फर्म में बस 50 आदमी रह सकते हैं मैक्सिमम। इसेंशियल कंडीशन फॉर पार्टनरशिप, आपके पास बिजनेस होना चाहिए, आप प्रॉफिट मोटिव से काम करने चाहिए और आपकी एक म्यूचुअल एजेंसी रहनी चाहिए। ये आपके कुछ इसेंशियल कंडीशन है आपके पार्टनरशिप को लेकर के। फीचर्स की बात की जाए तो 2 और मोर पर्सन रहने चाहिए, एग्रीमेंट रहना चाहिए कि आप लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे, किस रेशियो में करेंगे। आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किडनैपिंग का बिजनेस कर रहे हैं कि किडनैप करके लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं, तो आपका ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप रहना चाहिए। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस यानी कि आपकी कंपनी और आप अलग अलग नहीं हैं, आप एक ही आदमी हैं। बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही जैसे मैंने बताया कि एक आदमी सबके लिए काम कर सकता है उस बिजनेस में और सारे मिलकर भी उस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके इसेंशियल फीचर थे आपके पार्टनरशिप को लेकर के। अब बात करते हैं राइट ऑफ पार्टनर क्या क्या होते हैं। तो राइट इन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के तो वो आपके जो भी मैनेजमेंट के के मीटिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, तो आपके जो बुक ऑफ अकाउंट बन रही है किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की उसको देख सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी मांग सकता है या दे सकता है। ये सब आपके राइट्स हैं। किसी एक पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर से क्या क्या राइट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हर लोन टू अ फर्म ऑफ 6% पर एनम, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक बेसिकली एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। आप पार्टनरशिप फर्म बनाने से पहले पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैसे बटेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस देगा, कौन अगर कितनी सैलरी लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, कोई पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो उसमें ये चीज़ एक कुछ कंपनी रूल के अनुसार उसको कुछ उसमें एडजस्टमेंट की गई है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो किसको कितना लोन दिया जाएगा, कैसे प्रॉफिट आपका शेयर होगा, कैसे क्या होगा, तो सारी चीज़ें आपकी कंपनी रूल्स में बताई गई हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और उस केस में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कोई ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? तो वो 6% चार्ज करेगा। ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा। लोन पे अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट का? अगर अगर डीड नहीं बनी है तो, अगर डीड नहीं बनी है तो 6% होगा, और अगर डीड बनी है और उसमें 8% मेंशन है तो वो 8% के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर 49 पार्टनर है, मान लीजिए फर्म में 49 पार्टनर हैं और 48 एग्री कर गए कि एक नए पार्टनर को एंटर कर सकते हैं, एक नए पार्टनर को एंटर करना है, एक 48 मान लीजिए 49 पार्टनर है, 48 पार्टनर एग्री कर गए कि हम लोग एक और पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं, 50 करना चाहते हैं, और कोई एक आदमी भी कह दे कि नहीं नया पार्टनर एंटर नहीं होगा, तो आप लोग नए पार्टनर को एंटर नहीं कर सकते। सो एक एक अकेला पार्टनर भी पूरा वो दम रखता है किसी एक पार्टनर को एंट्री से रोकने के लिए। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी कि एक नोटिस देने के बाद एक फर्म के कोई भी आदमी रिटायर हो सकता है, अपने पार्टनरशिप को छोड़ सकता है।
और फिर उसके बाद अगर कोई उस बिजनेस पे कोई कार्रवाई की जाती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द फर्म दैट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताया क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस लेगा, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, किसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं उसमें। इट में भी रिटन और ओरल, ये आपका लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये आपका मैंडेटरी नहीं होता है, ये आपके पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी नहीं होता है। इसको एक और नाम से क्या कहा जाता है, ये रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर आता क्या क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, तो आपके फर्म का जो एड्रेस है और जो नेम है और आपके पार्टनर जितने हैं उनका नेम एंड एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। नेचर ऑफ बिजनेस आपका मेंशन रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेंशन रहेगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन रहेगा कि किसको कितना प्रॉफिट देना है, क्या देना है, किसको इंटरेस्ट कितना देना है, किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है। ये सारी चीज़ें आपके उसमें मेंशन रहती है आपके पार्टनरशिप डीड, और या तो कहें आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें आपके मेंशन रहेंगी। इन अ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको बार बार ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपके पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? तो अनलिमिटेड होगी। उसको कंपनी का लोन चुकता करते करते अपने घर की पर्सनल संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। एलपीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलपीपी एक्ट कब आया था आपका? 2008 में आया था, ये भी क्वेश्चन आपका एक मार्क का बन सकता है एमसीक्यू। एलपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हियर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड, मिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, तो इन दोनों का मिक्स बन के आपका एलपीपी बनता है पार्टनरशिप का, और आपकी कंपनी को मिक्स करके के आपका एलपीपी बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? जैसे अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें तो आपको मेंशन है कि ये 3 पार्टनर है, राम श्याम मोहन। तो राम अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 8% ले जाएगा, श्याम 10% ले जाएगा, मोहन 12% ले जाएगा। आपने डीड बनाई, सारी चीज़ें मेंशन कर दी, लेकिन अगर इन केस आपने डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट कैसे आप लोग बांटेंगे? तो प्रॉफिट जो भी आप बांटेंगे वो इक्वल बांटेंगे, यानी कि राम मोहन श्याम कोई कितनों भी काम कर रहा है, कोई शाम 24 घंटा काम कर रहा है, राम एक भी घंटा काम नहीं कर रहा है, तो भी आपका जो प्रॉफिट बटेगा तीनों में वो इक्वली बटेगा। क्यों? क्योंकि आपने डीड नहीं बनाई है, डीड बनाई होती तो आपने मेंशन किया होता कैसे कैसे बांटना है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आपकी ड्राइंग है तो उस पर आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन फर्म लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस, अगर जो ये लोन वाला जो केस है, लोन वाला केस है, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस भी हो रहा है तो भी ये आपके पार्टनर को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? वो पार्टनर के कैपिटल से काट काट के दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इफ गिवन इन पार्टनरशिप देन इट विल बी प्रोवाइडेड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ही ये आपको दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? आपके आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही दिया जाएगा। In case of guarantee of profit to a partner, if nothing is given, then deficiency is shared by remaining partner in their old profit sharing ratio. बेसिक ये बात आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर है, हाँ, और मान लीजिए सबको प्रॉफिट 5,000 3 पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, 5,000 3 50 रुपये के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 50 रुपये तीनों पार्टनर को मिल रहे हैं एक रेशियो का हिसाब से, ठीक है। लेकिन रेशियो बदल गया, अब इसको फ़ायदा बस 45 रुपये हुआ और बाकी सबको 50-50 हुआ है। लेकिन इसने इसको गारंटी दे रखी थी कि अगर तुम्हारा लॉस होगा तो मैं तुमको पूरा कंपनसेट करूँगा, ठीक है। अगर गारंटी इसने दी है इसको कि अगर तुम्हारा लॉस होगा तो मैं आपको पैसा दूंगा,
तो ये गारंटी का अगर इसका कम हो रहा है पैसा तो कौन देगा पैसा? यही देगा पैसा, जिसने गारंटी दी थी वही पैसा इसका पेमेंट करेगा। लेकिन अगर गारंटी दिया गया और ये नहीं मेंशन है कि कौन गारंटी दिया है, या पार्टनर ए दिया है पार्टनर बी दिया है, तो जो पैसा इसका कम पड़ रहा है उसको कौन देंगे? ये दोनों मिला के देंगे। और किस रेशियो में देंगे? अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आई होगी। आई होप आपको जितना अभी तक मैंने बताया आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से, वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट टू अ माइनर कैन नॉट बी अ partner in a firm but the consent of all partner for the time being he may be admitted to the benefit of partnership by an agreement executed through a guardian with the other partners। बेसिकली ये कहा है कि सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 के अनुसार ये बात कही गई है कि माइनर को कभी भी पार्टनरशिप डीड में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। माइनर को पार्टनरशिप फर्म में कभी भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन किसी स्पेशल केस में पार्टनरशिप के फ़ायदे के फर्म के फ़ायदे के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है उसके गार्जियन के अनुमति के साथ। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही उसको ऐड किया जाएगा। सो ये था आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। एंड आई होप आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग इतना करके जाइए, वेल सफिशिएंट है। और आपको जो MCQ वीडियो प्रोवाइड की गई है उसको भी कर लीजिए, तो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर में। गुडविल वैल्यूएशन एक काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। तो गुडविल होता क्या है? गुडविल को हम एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। गुडविल एक्चुअल में होता क्या है? गुडविल आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि मार्केट में उसकी पहचान की जो वैल्यू है उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। आप लोग एप्पल का फ़ोन देखते हैं, एप्पल का फ़ोन कितने का मिलता है? आपको एप्पल का फ़ोन आपको शुरू ही होता है 50-60 हज़ार से, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? एक मान लीजिए एप्पल का फ़ोन 60 हज़ार का, ठीक है, हाँ। और सेम फ़ोन आपको 60 हज़ार का वन प्लस का भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप कौन सा फ़ोन लेने जाएंगे? ऑब्वियसली बात है कि आप आईफोन की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मार्केट में आईफोन जो कंपनी है उसकी पहचान काफ़ी अच्छी बन चुकी है, उसकी जो इमेज बनी है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुडविल, यानी कि मार्केट में जिसकी वैल्यू रहती है, जिस सामान की इमेज अच्छी बनी रहती है, जिस सामान को एक हम लोग मार्केट में एक अच्छी नज़र से देखते हैं कि हाँ ये कुछ दमदार सामान है, उसी को गुडविल बोलते हैं। गुडविल आपकी एक तरह से सामान की इज्जत कहा जा सकता है, या फिर उसको एक कि मार्केट में उस सामान की जो वैल्यू है, जो इनटेंजिबल वैल्यू उसकी है, उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल आपके वैल्यू है किस चीज़ की? आपके रेपुटेशन की। ऑफ अ फर्म विच इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, यानी कि आपकी रेपुटेशन की वजह से आपको जो हायर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आपके किसी भी सामान पे, उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये आपका एक इंटेंजिबल एसेट है, ना कि आपका एक फिक्टिशियस एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो आपका बेसिकली आपका ये जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। आपकी दो तरह की गुडविल हो सकती है। आपका एक परचेज गुडविल हो सकता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? मान लीजिए आईफोन कंपनी है, उसकी क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी कि वो अपने ब्रांड की वैल्यू खुद बनाया है मार्केट में, उसकी जो वैल्यू है ब्रांड की वो खुद बनाया है। अब मान लीजिए जो आईफोन है वो जाके सैमसंग में मिल जाए, ठीक है, सैमसंग कंपनी जाए आईफोन को खरीद ले, अपने अंदर संभाले, मतलब उसको जो भी आपका उस मालिक है उसको करे पैसा देके आपका आईफोन कंपनी का जो भी एप्पल कंपनी है उसको खरीद लेती है। आपके कौन? एप्पल, अरे ये सैमसंग कंपनी। तो सैमसंग कंपनी जब एप्पल को खरीद रही है, एप्पल कंपनी को जब खरीद रही है, तो उसकी जो गुडविल है मार्केट में उसको भी खरीद रही है। तो उसको अगर खरीद लेती है सैमसंग कंपनी, तो ये जो खरीद के इसके पास जो गुडविल आएगी, ये कौन सी गुडविल आएगी? ये परचेज गुडविल आएगी। ये जो गुडविल एप्पल के पास है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। लेकिन जब एप्पल कंपनी को खरीदने के बाद इसको सैमसंग को जो गुडविल प्राप्त होगी वो कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल होगी।
जो आपकी परचेज गुडविल होती है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, यानी कि आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहती है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। सो ये आपका कुछ बेसिक टू टाइप्स के गुडविल थे। एक सेल्फ परचेज गुडविल था, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आपकी कौन सी गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगी, तो परचेज गुडविल ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगी। आगे बढ़ते हैं। गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि हमें क्यों वैल्यू करना पड़ता है कि हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है। तो गुडविल की हम लोग वैल्यूएशन कब करते हैं और क्यों करते हैं? जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तब हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। जब हमारे पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज करना रहता है तो हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। जब हम लोग बिजनेस को सेल करते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब पार्टनरशिप आपकी कंपनी में बदलनी होती है तो हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन टू एंड मोर फॉर एमालगेमेट, तो एमालगेमेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब मिलती हैं एक दूसरे में मिल जाती हैं। जैसे हीरो और होंडा अभी तो अलग अलग हैं, जब पहले एक में थी तो उसी को हम लोग एमालगमेट कहते थे। तो जब दो कंपनी एमालगमेट करती हैं यानी कि एक दूसरे में मिल जाती हैं तो अब भी हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, आपकी किसी भी कंपनी के गुडविल को, किसी की प्रोडक्ट के गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट आपका एक फैक्टर है जो आपके गुडविल को अफेक्ट करता है। फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गर स्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस लंबा चल रहा है तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बिजनेस फर्म से तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। पास्ट परफॉर्मेंस, आपका पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो भी इससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। गुड कस्टमर रिलेशन, आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन है तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। आपके सेल्स के बाद भी अगर आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर सेल के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके 4 महीने 5 महीने बाद ही आप कस्टमर को फ़ोन मिला के पूछ रहे हैं कि हाँ सर, जो मैंने आपको प्रोडक्ट भेजा था वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। बेसिकली आप एक तरह से फीडबैक लेते हैं। तो इन सारे फैक्टर से आपकी जो गुडविल है वो अफेक्ट होती है। सो थैंक यू सो मच। आपके गुडविल वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारा मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समाप्त करने की कोशिश की है, ख़त्म करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।